हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेयर स्किन कंडीशन इक्थियोसिस के बारे में जानकारी दूंगी। जो इक्थियोसिस होता है, ये आया है, शब्द जो आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फिश। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो जो भी ग्रुप्स फिश से रिलेटेड होते हैं उसको हम इक्थियोसिस ECTHY जो भी स्टार्टिंग होता है उससे इसको जाना जाता है। तो जो इक्थियोसिस है ये एक कंडीशन होती है जिसमें जो स्किन होती है एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, जिसको हम ज़ीरोसिस क्यूटिस बोलते हैं। तो इसके कारण ये जो बीमारी होती है इक्थियोसिस कई नाम से जानी जाती है, जैसे फ़िश स्केल डिजीज़ या फ़िश स्केल डिसऑर्डर। तो अब जो इक्थियोसिस कंडीशन होती है ये 3-4 तरह की होती है मेनली, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इक्थियोसिस वल्गैरिस के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो इक्थियोसिस होता है कितनी तरह के होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो इक्थियोसिस वल्गैरिस होता है। इसके अलावा लैमिनर इक्थियोसिस होता है। इसके अलावा एक्स लिंक यानी सेक्स लिंक इक्थियोसिस होता है। और इसके अलावा 2-3 और बहुत ही ज़्यादा रेयर, एक्सट्रीमली रेयर वैराइटीज़ भी इक्थियोसिस की होती हैं। तो हम जानेंगे अब हम इक्थियोसिस वल्गैरिस के बारे में। वल्गैरिस वर्ड होता है, वल्गैरिस का मतलब होता है वाइट। तो हमारे स्किन पर ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ द स्किन, एक्सट्रीमली ड्राइनेस ऑफ द स्किन पे वाइट कलर के स्केल्स बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम इक्थियोसिस ज़ीरोसिस बोलते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मछली के स्किन पर आप देखते होंगे लाइंस बनी होती है, स्केल्स बनी होती हैं, वैसे ही स्केल्स अगर हमारी स्किन पर स्पेशली लेग्स और हैंड्स में देखने को मिलती है, दैट कंडीशन इज नोन एज इक्थियोसिस वल्गैरिस। आप देखते होंगे ना, बहुत जब सूखा पड़ जाता है तो ज़मीन कैसे एकदम फटी फटी सी हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन देखने को मिलती है इक्थियोसिस के केसेस में। तो फ्रेंड, जो इक्थियोसिस होता है ये एक ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी है। अब ऑटोजोमल डोमिनेंट, इन दोनों वर्ड का पहले मतलब समझते हैं। तो ऑटोजोमल का मतलब होता है कि ये आपके जो ये ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है, तो अगर ये ट्रांसफ़र होगी तो ये भेदभाव नहीं करेगी कि ये लड़के को हो रहा है प्रॉब्लम कि लड़की को हो रहा है। बहुत सारी बीमारियां जो सेक्स लिंक्ड होती हैं, जिसमें लड़कियों पे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लड़कों पे होने के चांसेस रहते हैं। इस बीमारी में अगर मदर फादर में किसी को प्रॉब्लम है तो दोनों बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको पूरी तरह से ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा डोमिनेंट का मतलब जानते हैं, तो डोमिनेंट का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ये प्रॉब्लम हो, मदर फादर दोनों में प्रॉब्लम हो तभी ये बीमारी बच्चों में जाएगी। ये बीमारी अगर एक को भी है, वन ऑफ द पेरेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, चाहे वो मदर हो चाहे वो फादर हो, तभी भी बच्चे को ये 50% चांसेस हैं कि असर करती है। और जितने भी केसेस होते हैं इक्थियोसिस वल्गैरिस के, वो लगभग 95% केसेस जो होते हैं वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ही होते हैं। जो 5% बचते हैं केसेस, वो कई बार हेरिडिटी को छोड़ करके यानी एक्वायर्ड कंडीशन में माने जाते हैं। तो 95% जो होती है जेनेटिक होती है, 5% एक्वायर्ड होती है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ बीमारियों के कारण ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। अब ये जो हमारा जो मेन फैक्टर होता है, जो 95% लोग जिसे सफ़र करते हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं बचपना से देखने में शुरू हो जाते हैं, और 250 बच्चों में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। जो एक्वायर्ड होती है ये एडल्ट्स में होती है, ये काफ़ी रेयर होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं दोनों में एक जैसी देखने को मिलती है। मतलब स्किन पे वैसे ही स्केल्स आएंगे, वैसे ही इचिंग होगी, वैसे ही क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो देखने में सब कुछ एक रहेगा, लेकिन कैसे वो ट्रांसफ़र होता है वो अलग अलग रहेगा। और जो एक्वायर्ड इक्थियोसिस होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको कंडीशंस क्या क्या देखने को मिल सकती हैं कि जो एक्वायर्ड वाला होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है कि किसी भी तरह का आपको पीछे कोई कंडीशन रही हो जिसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, उसके कारण भी इक्थियोसिस कई केसेस में देखा जाता है। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें भी इक्थियोसिस हो जाता है, जैसे मल्टीपल माइलोमा है। सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इक्थियोसिस हो सकता है। और इसके अलावा जो थायराइड या लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, उस केसेस में भी इक्थियोसिस होता है, जिसको हम एक्वायर्ड कैटेगरी में मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो देखने को मिलते हैं वो जेनेटिक ही होते हैं। मतलब आपके पेरेंट्स में ज़रूर ये स्किन कंडीशन रही होगी, और आपके अंदर भी ऐसे चांसेस हैं कि आप अपने जो बच्चे हैं, अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, जो इक्थियोसिस होता है वो देखने से ही पता चल जाता है। जो पेशेंट को अपनी स्किन दूसरे की स्किन से अलग दिखती है, सबसे पहला सिम्टम तो यही नोटिस कर लेता है कि मेरी स्किन इतनी रफ क्यों दिखती है, और इतना सारा कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद भी मेरी स्किन ऐसे लाइन से क्यों रहती है। क्योंकि जो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो इफेक्टेड हो जाती है, वो पानी को, मॉइस्चर को होल्ड नहीं करती है। और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं शेडिंग।
तो जितनी भी सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स निकलते चले जाते हैं, नए सेल्स आते हैं, लेकिन इसमें शेडिंग नहीं होती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमने सोरियासिस के केस में देखा था। अब क्योंकि इसमें शेडिंग नहीं होती है, इसलिए जो स्किन होती है, जो स्किन के लेयर्स होती हैं, जमती चली जाती है और इसीलिए हार्ड स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा पपड़ीदार स्किन हो जाती है और सूखी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, जिसमें जो स्किन होती है इतनी ज़्यादा थिक हो चुकी होती है कि उसमें अल्सर्स होने लग जाते हैं, उसमें जो पपड़ियाँ होती हैं वो आपस में फटने लग जाती हैं और इनका इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन आगे बढ़ जाती है और उनकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिलेड हो जाते हैं। अगर हम बात करें एरियाज़ की कि कौन कौन से एरियाज़ पे ज़्यादातर ये इक्थियोसिस देखने को मिलता है, तो मोस्टली जो एरियाज़ होते हैं वो आपके एक्सटेंसर्स होते हैं। एक्सटेंसर का मतलब हुआ जहाँ पर आपकी स्किन बिल्कुल फ्लैट आती है, बिल्कुल सीधी आती है। ये मेरा एक्सटेंसर है, ये एक्सटेंसर है। और आप जब नीचे देखेंगे तो जो आपको मेन आगे से जो पैर दिखता है उसको हम एक्सटेंसर्स बोलते हैं, जो बैक ऑफ द लेग होता है उसको हम फ्लेक्सर बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये एक्सटेंसर सरफेस पे देखने को मिलती है, इसीलिए स्किन और ज़्यादा खिंची-खिंची सी महसूस होती है क्योंकि स्किन वहाँ पर टाइट होती है। तो एक्सटेंसर्स पे देखने को मिलती है, आपके फोरहेड पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है, आपके स्कैल्प पे हो सकता है, ऑसिपिटल स्केल्स बोलते हैं उसको। तो ये सारी जगहों पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट टिप्स की, इसमें क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स जो गर्ल्स होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी अगर उनको ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग हो चुकी है तो आफ्टर प्यूबर्टी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। इसके अलावा विंटर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। जिन लोगों को फिशी स्किन की प्रॉब्लम रहती है, फिशी स्किन रहता है जिनको, उनको विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा खारिश की समस्या बनती है। मॉइस्चर, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी मॉइस्चर नहीं रहता तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड, जिन लोगों को भी इक्थियोसिस की प्रॉब्लम है उनको मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा एक सोच विचार करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र काम नहीं करते हैं। आपको सिंपल जो पेट्रोलियम जेली होती है, जो हम वैसलीन जिसको हम लिप्स पे यूज़ करते हैं, वो लगाना होता है, क्योंकि वो आपके मॉइस्चर को अंदर ही लॉक रखता है। बाकी मॉइस्चराइज़र 1-2 घंटे काम करते हैं, नॉर्मल स्किन के लिए होते हैं, लेकिन आपकी स्किन नॉर्मल नहीं है, यू हैव अ वेरी डिफरेंट स्किन, दैट इज़ ज़ीरोसिस क्यूटिस की कंडीशन आपको है, तो उस केस में आपको मॉइस्चराइज़र जो पेट्रोलियम जेली होता है उसको पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। साथ के साथ आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। न्यूट्रिशन आपका हाईली बैलेंस्ड होना चाहिए और बहुत सारा आपको पानी का इंटेक लेना है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स, इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर हम क्लियरली मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पॉसिबल नहीं है इन एलोपैथिक सिस्टम, बिकॉज कि ये कंडीशन जेनेटिक होती है, आपके जीन्स में ही है। लेकिन मैनेजमेंट कुछ हद तक किया जाता है, कुछ दवाइयाँ दे करके जो स्किन की एक्स्ट्रा ड्राइनेस है उसको ख़त्म किया जा सकता है, जिससे पेशेंट एक नॉर्मल अप टू नॉर्मल लाइफ जी पाए। अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में हम जानते हैं कि जो मेडिसिन होती हैं वो जेनेटिक लेवल पर भी जाकर के काम करती हैं, लेकिन जो सिलेक्शन होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही होना चाहिए। सिर्फ नाम सुन कर के दवाई का सिलेक्शन कर लेना एक बहुत ही गलत होता है, जिससे आपको फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ सकती है। तो आप जब भी किसी भी डॉक्टर को दिखाएं इक्थियोसिस के लिए, उनसे ज़रूर बात करें कि वो आपका पूरा केस हिस्ट्री ले, पूरी केस डिटेल्स लें, आपके लिए सारे सिम्टम्स को आधार बना करके कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट होती है वही आपको मेडिसिन दें। यहाँ पर कुछ दवाइयों के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो कि मोस्टली बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। जब हम केस टेकिंग करने के बाद इन पेशेंट्स को ये दवाइयाँ देते हैं तो काफ़ी हद तक उनको बेहतर महसूस होता है। सबसे पहले जो दवाई इसमें सिलेक्ट होती है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसी स्किन है, क्योंकि पेट्रोलियम जेली मैंने अभी आपको टिप्स वाले सेक्शन में बताया कि पेट्रोलियम जेली यूज़ होता है, बिल्कुल उसी से बनाई जाने वाली एक होम्योपैथिक दवा है पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम विंटर्स के मौसम में बहुत अच्छा काम करती है, नॉर्मल स्किन कंडीशन में भी अच्छा काम करती है और इक्थियोसिस के केस में भी बहुत बेहतरीन काम करती है, जहाँ पर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो चुकी हो और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो स्टार्ट हम पेट्रोलियम से करते हैं। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है आर्सेनिक आयोड। जो आर्सेनिक आयोड दवा होती है, इट इज़ गिवन इन केसेस जहाँ पर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हो, थिकनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, जिसमें शेडिंग प्रोसेस काफ़ी लो है। आपको पेशेंट फील करके बता सकता है कि यहाँ की मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। और जो स्केल्स हैं, जो कई बार जो पपड़ी है वो कई बार उतरने से लगती है और नीचे एकदम रॉ सरफेस छोड़ देती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड आपको दिख सकता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो सकती है, वहाँ पर आर्सेनिक आयोड दिया जाता है। आप आर्सेनिक आयोड को सोरियासिस केस में भी दिया जाता है, जिसमें कि शेडिंग नहीं हो पाती है, बिल्कुल वही इसमें भी होता है, तो शेडिंग नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर हम आर्सेनिक आयोड दे सकते हैं। अगली दवा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अगली दवा है सीपिया। सीपिया दवा वहाँ पर दी जाती है जहाँ पर जिन फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली इनको एल्बोज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नीज़ में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पर भी बेंड्स ऑफ द जॉइंट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन थिक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है।
वैसे हर जगह उनको इक्थियोसिस की प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशली ये एरिया जो कि ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा थिक हो चुके हैं, उनको हर एक काम करने में तकलीफ आ रही है, वहाँ पर हम CPR दे सकते हैं। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं। नेक्स्ट दवा है हाइड्रोकोटाइल। जो हाइड्रोकोटाइल दवा होती है बहुत ही अच्छी दवा है, जो आपके पूरे शरीर में अगर आपको इक्थियोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे वो एक्सटेंसर्स हैं, चाहे वो फ्लेक्सर्स हैं, चाहे वो फेस है, फोरहेड है, बैक है, ऑल ओवर द बॉडी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो वहाँ पर हाइड्रोकोटाइल को लिया जा सकता है। नेक्स्ट दवा की बात करते हैं। नेक्स्ट दवा है काली सल्फ। जो काली सल्फ दवा होती है वो दिया जाता है जहाँ पर जो स्केल्स है, जो लाइनें सी बन रही हैं, वो पीले कलर की दिखती है। वैसे सब जगह पे वाइट कलर की होती है, अगर पीले कलर की लाइनें होती है वहाँ पर काली सल्फ एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। अगली दवा की बात करते हैं। अगली दवा है हुरा ब्राजीलियंस। ये जो दवा होती है बहुत ही एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मेडिसिन है फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जहाँ पर जो स्किन होती है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कट वगैरह आने लग जाते हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते रहते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा एडवांस केस पहुंच जाता है इक्थियोसिस का, जो कि मैनेजेबल नहीं होता है, उस केस में जब देखने में स्किन बहुत ही ज़्यादा सड़ी गली सी लगती है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश ब्लैकिश स्पॉट्स जैसे दिखते हैं वहाँ पर, और स्किन उतरती रहती है, नई बनती रहती है, छिली हुई सी स्किन दिखती है, वहाँ पर हुरा ब्राजीलियंस दिया जा सकता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैंने बताई हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि इन दवाइयों को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन श्योरली आपको यही दवाइयाँ सूट करेंगी ये ज़रूरी नहीं है। इक्थियोसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, इसके लिए अपना पूरा ट्रीटमेंट लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल दवा का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी डॉक्टर से मिल करके अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इक्थियोसिस के केस में आपको इन्फेक्शन से बचाना होता है, कट्स वगैरह से बचाना होता है, क्योंकि अगर एक बार उसमें कट लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाना और कट्स को हील कर पाना। तो जिन लोगों को भी इक्थियोसिस की प्रॉब्लम है उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो में आप अपने मैनेजमेंट के साथ अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी कैसे ले सकते हैं वो जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने किसी भी मेडिसिन का पोटेंसी नहीं मेंशन किया है, क्योंकि हर एक दवा की अलग अलग पोटेंसी होगी। बच्चे को प्रॉब्लम है तो अलग पोटेंसी होगी, बड़े को प्रॉब्लम है तो अलग पोटेंसी होगी। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल स्लॉट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।